3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर जिले की 5 नगरीय निकायों के 240 वार्डों के लिए निकाली गई लॉटरी। अजमेर नगर निगम, नगर परिषद किशनगढ़, नगर पालिका केकड़ी, नगर पालिका सरवाड़ और विजयनगर के 240 वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया निर्धारित। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार को जवाहर रंगमंच पर अजमेर, किशनगढ़, सरवाड़, विजयनगर और केकड़ी के 240 वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया को अंजाम देते हुए लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई लॉटरी की जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शर्मा ने बताया कि अजमेर नगर निगम में 80 वार्ड हैं, जिसमें 20 SC के, 2 ST के, 17 OBC और 41 सामान्य वार्ड हैं। इसी तरह नगर परिषद किशनगढ़ में 60 वार्ड हैं, जिसमें 10 SC के, 1 ST का, 13 OBC के और 36 सामान्य हैं। नगर पालिका केकड़ी में कुल 40 वार्ड हैं, जिसमें 7 वार्ड SC के, ST का एक भी नहीं, 8 वार्ड OBC के और 25 सामान्य हैं। नगर पालिका विजयनगर में कुल 35 वार्ड हैं, जिनमें 5 SC के, 1 ST का और 7 OBC के हैं और 22 सामान्य हैं। नगर पालिका सरवाड़ में कुल 25 वार्ड हैं, जिसमें 4 SC के, 1 ST का और 5 OBC और 15 सामान्य हैं। इन सभी में महिला प्रतिभागियों के लिए 1/3 के आधार पर आरक्षण निर्धारित किया गया है। वहीं अजमेर नगर निगम में महापौर का पद इस बार SC महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। अब नगर निकाय में वार्डों की स्थिति साफ होने के बाद चुनाव लड़ने वाले इच्छुक नेता अपने हिसाब से चुनावी जाजम बिछाने में जुट जाएंगे। लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई है, कहाँ की? आज 5 नगरीय निकाय अजमेर के, अजमेर नगर निगम, नगर परिषद किशनगढ़, नगर पालिका केकड़ी, सरवाड़ और विजयनगर, इन 5 के लिए वार्डों का निर्धारण लॉटरी द्वारा किया गया, जिसमें SC, ST, OBC, सामान्य एवं महिलाओं की लॉटरी निकाली गई और सभी वार्डों का निर्धारण आज कर लिया गया। इसके बाद जो भी राज्य निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन होंगे चुनाव कराने को लेकर, उन डायरेक्शंस के अनुसार। हाँ बताओ सर। हाँ, अजमेर नगर निगम और अन्य नगर निकायों के लिए आज लॉटरी प्रक्रिया की गई, जिससे वार्डों का निर्धारण किया गया। नगर निगम अजमेर में कुल 80 वार्ड हैं, इनमें से 20 वार्ड SC के लिए निर्धारित हैं और इनमें से भी प्रत्येक वर्ग में 1/3 संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। तो नगर निगम के 7 वार्ड महिलाओं के लिए, SC महिला के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे ही ST के लिए कुल 2 वार्ड निर्धारित है, इनमें से 1 वार्ड महिला के लिए और 1 सामान्य ST के लिए है। कुल 17 वार्ड OBC के लिए निर्धारित किए गए हैं, इनमें से 6 OBC महिला के लिए आरक्षित रहेंगे और कुल शेष 41 वार्ड जो बचे हैं वो सामान्य के लिए रहेंगे और इनमें से भी 13 वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार से नगर परिषद किशनगढ़ में कुल 60 वार्ड हैं। 60 वार्ड में से SC के लिए 10 वार्ड निर्धारित हैं, इनमें से 3 SC महिला के लिए है, 1 वार्ड ST के लिए है सामान्य के लिए और 13 वार्ड OBC के लिए हैं, जिनमें से 4 OBC महिला के लिए आरक्षित हैं और शेष 36 वार्डों में से 12 वार्ड सामान्य महिला के लिए और शेष जो 24 वार्ड बचे हैं वे सामान्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। नगर पालिका केकड़ी
इसमें कुल 40 वार्ड हैं। 40 में से 7 वार्ड एससी के लिए हैं और 7 में से 2 एससी महिला के लिए आरक्षित हैं। एसटी के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं है। 8 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए है, इनमें से 3 ओबीसी महिला के लिए हैं और शेष 25 सामान्य वार्डों में से 8 वार्ड सामान्य महिला के लिए निर्धारित आरक्षित किए गए हैं। नगरपालिका विजयनगर की स्थिति कुल 35 वार्ड, इनमें से 5 वार्ड एससी के लिए हैं, 5 में से 2 एससी महिला के लिए, 1 वार्ड एसटी वर्ग के लिए, 7 वार्ड ओबीसी के लिए हैं, इनमें से 2 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हैं और शेष 22 सामान्य वार्डों में से 7 सामान्य महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। पालिका सरवाड़ में कुल 25 वार्ड हैं, 25 में से 4 एससी के हैं और 4 में से 1 एससी महिला के लिए आरक्षित है, 1 वार्ड एसटी के लिए है, 5 वार्ड ओबीसी के लिए हैं, इनमें से 2 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है और शेष बचे हुए 15 वार्ड में से 5 सामान्य महिला के लिए हैं और 10 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार से 5 नगर निकायों में आज वार्डों का निर्धारण वर्गवार किया गया है। विधानसभा स्तरीय कोरोना बचाव एवं जागरूकता अभियान छापरवाड़ा बांध की ईटा खोई फीडर और नहरों के मरम्मत कार्य का किया शिलान्यास। खबर दूदू से डब्लू गोस्वामी, संवाददाता जयपुर ग्रामीण। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। विधानसभा स्तरीय कोरोना बचाव एवं जागरूकता अभियान तथा छापरवाड़ा बांध की ईटा खोई फीडर और नहरों के मरम्मत कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम छापरवाड़ा बांध रेस्ट हाउस खुडियाला में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के आतिथ्य और दूदू विधायक बाबूलाल नागर की अध्यक्षता में किया गया। विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक व पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के अथक प्रयासों एवं अनुशंसा पर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2019-20 की पालना में छापरवाड़ा बांध की ईटा खोई फीडर तथा नहरों की मरम्मत के कार्य के लिए 8 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि स्वीकृति जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री की अपील पर विधायक बाबूलाल नागर के प्रयासों से दूदू विधानसभा क्षेत्र में भामाशाहों के सहयोग से 2 करोड़ रुपए और क्षेत्रीय विधायक बाबूलाल नागर के विधायक कोष से 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसके फलस्वरूप पूरे विधानसभा क्षेत्र के गरीब लोगों को 4 करोड़ रुपए की राशि की लागत से लगभग 1.25 लाख सूखे राशन के खाद्य सामग्री के पैकेट प्रशासन द्वारा वितरित किए गए। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के संबंध में विधायक बाबूलाल नागर द्वारा दूदू विधानसभा स्तरीय कोरोना बचाव एवं जागरूकता अभियान के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र दूदू में 1,25,000 मास्क भामाशाहों के सहयोग से आम जन को निःशुल्क वितरित किया। कोरोना की ये टाइम में ये स्कूल खुलने का दिशा के कैसे संचालन करेंगे, कैसे क्या मतलब आपके स्कूल 31 अक्टूबर के बाद में खोलने का प्लान बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को छूट दी है, इसके लिए प्लानिंग चल रही है कि बच्चों को कैसे कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके, बच्चों को उनकी पढ़ाई भी अवरुद्ध नहीं हो, ये सारी चीज़ें प्लान बना रहे हैं। फीस का जो मामला है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में जो फीस का और अभिभावकों के बीच में विवाद है या आगे कितना पाठ्यक्रम होगा, किस तरीके की फीस होगी, क्या किस तरीके से उनको लेनी है, ये सारी प्लानिंग बना रखी है। एक गाइडलाइन बना करके हम जब स्कूल खोलेंगे तो वो गाइडलाइन हम लोग देंगे। धन्यवाद सर। मेरा केंद्र सरकार को कही है कि किसी भी पॉलिसी को आप ला रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट चाहिए, तो आपने यूपीए गवर्नमेंट के समय जो केंद्र और राज्य का अंश का अनुपात 90 और 10 था, 10% राज्यों को देना पड़ता था, 90% केंद्र देती थी। आज वो 60-40 कर दिया मोदी जी ने आते ही,
तो ऐसे में बजट कम मिलेगा तो जो भौगोलिक स्थिति हमारे प्रदेश की है उसमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस पॉलिसी को लागू करने में लगेगा, ज़रूरत होगी, वो हमें नहीं मिल पाएगा और हम पैसा उतना खर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने केंद्र की सरकार से आग्रह किया है कि एजुकेशन में आपका जो केंद्र और राज्य का अनुपात है वो 90 और 10 का रखें। रही हैं हमारी सरकार ने आते ही मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी परिवार लेकर के आता है तो FIR लॉन्च होनी चाहिए। जो पिछली भाजपा की सरकार में हुआ कि टरका देते थे, लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता था, धक्के देके बाहर निकाल देते, FIR लॉन्च नहीं करते थे, दबंगों के कहने से दलितों की FIR लॉन्च नहीं होती थी, वो हमारी सरकार में नहीं हो रही है। अगर कोई थानेदार नहीं कर रहा है तो ये प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया कि SP ऑफिस में भी आकर के आप रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। तो संख्या बढ़ना तो उसका कारण है। दूसरी बात कि हमारी सरकार में कभी भी कोई भी घटना घटी है, कोई भी दुर्घटना घटी है, उसके ऊपर सरकार के द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया है। आपके सामने उदाहरण है, थानागाजी की जो घटना थी, रेप की घटना थी, उसमें तुरंत एक्शन लिया है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने कितना बवाल मचाया, वो पकड़े भी गए और कोर्ट से सजा भी हुई है। डूंगरपुर में जो घटना हुई, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। दूसरी कोई घटना हुई, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर के या अपराध के आंकड़ों को लेकर के जो वार कर रही है, वो वार केवल और केवल हाथरस वाली घटना में एक दलित बच्ची के साथ में रेप होना, रेप के बाद में उसके हाथ पैर और जीभ काट देना, 15 दिन तक उनका इलाज नहीं होना, और उसके बाद में जब वो मरने लगी तब जाकर के उसको दिल्ली में शिफ्ट करना हॉस्पिटल में, और उस जब डेड हो गई तो उसकी बॉडी को अपने परिजनों को, माता पिता को नहीं सौंपना और प्रशासन के द्वारा रात को 2:30 बजे जला देना, उसके बाद में जनप्रतिनिधि और मीडिया के लोगों से उसके परिवार को नहीं मिलने देना, ये जो अकर्मण्यता थी, अमानवीयता थी, जो सरकार की विफलता थी, उसको छुपाने के लिए ऊपर से RSS, मोदी जी, अमित शाह के निर्देश हैं कि जैसे तैसे जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर इस तरह का जो है फैलाओ, झूठ फैलाओ, जिससे ये हमारी हाथरस वाली घटना के बारे में बोलना बंद कर दें। हम न बोलना बंद करेंगे, न काम करना बंद करेंगे। राजस्थान की सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला नहीं है, ये तो केवल अपने मैं CM बनूं, तू CM बने, उसको मत बनाओ, इसको मत बनाओ, इस खेल में व्यस्त हैं। मेरा ये कहना है कि घटना एक अलग बात हो सकती है, लेकिन घटना के ऊपर सरकार का जो एक्शन होता है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस तरीके की बात करता, आपने देखा डूंगरपुर में कि गुलाब चंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि जो मांग थी उन बच्चों की वो मौजूदा कानून के समय संभव नहीं है, और मदन दिलावर वहाँ जाकर के 3 सदस्यों की कमेटी के साथ ला करके वहाँ आग लगाने का काम करते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। तो इनका एकमात्र एजेंडा दिल्ली से तय होता है, अमित शाह और मोदी जी तय करते हैं और अपनी सरकार और अपनी विफलताओं को बचाने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा इनका कारण ये भी है कि अब 7 साल होने लगे, लोग मोदी जी को और उसकी सरकार को पूछने लग गए कि किसान की फसल का दुगुनी कीमत कब दोगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार कब दोगे, दूसरे जो काम है बिजली पानी सड़क के वो जो आपने वादे किए थे वो कब करोगे। तो उनका जवाब नहीं होने के कारण से कभी बालाकोट की घटना को ले आएंगे, कभी दूसरी घटना को ले जाएंगे, और अब 25 सांसद दिए हैं यहाँ से, 25 के 25 में कांग्रेस का एक भी नहीं है। उसके बावजूद एक काम गिनाने के पास में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के पास में नहीं है। इससे ये स्पष्ट साबित होता है कि ये केवल प्रोपोगेंडा हाथरस की घटना से ध्यान बटाने के लिए और अपनी मोदी जी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके का। डूंगरपुर की घटना पर सियासत हो रही है। फिरोजलाल मीणा जो आप पहुंच गए हैं, बीजेपी के विधायकों के साथ उनकी अभी मीटिंग चल रही है। कल भी वो जो लड़के कैद थे जिनके ऊपर केस दर्ज थे उनसे जाकर मिले थे बीजेपी। आप देखिए, जब सतीश पूनिया जी और गुलाब चंद कटारिया जी दोनों महत्वपूर्ण पदों पे हैं, वो जब महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने जाते हैं तो उसके बाद में दिव्या कुमारी सांसद के द्वारा ज्ञापन दोबारा देना क्या दर्शाता है। तो जब 3 आदमियों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने जब वहाँ भेज दी, उसकी रिपोर्ट उनके पास में है, तो अब पीछे से उसी की पार्टी के सांसद का वहाँ जाना, इसका मतलब यह है कि इनमें अनुशासन नहीं है।
अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, और उसी में लगे हुए हैं और सारे के सारे बिखरे हुए हैं, एकदम जो है वो एक माला में नहीं है, केवल मुख्यमंत्री का सपना सजोए बैठे हैं। जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। कल जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, तीनों जो केंद्रीय कृषि कानून है उनको लेकर के किसान सम्मेलन में भी आप लोगों ने कहा था कि इस पर पुनर्विचार करेंगे। क्या कैबिनेट ने उन तीनों कानूनों को बाईपास करने पर मोहर लगा दी है और आगे क्या जल्द विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा? कैबिनेट में क्या तय हुआ था? देखिए, कोई भी कानून होगा तो वो राजस्थान की विधानसभा के होके जाएगा। कैबिनेट उस पर मोहर नहीं लगाती है, कैबिनेट केवल प्रस्ताव पारित करती है। लेकिन कल जो कैबिनेट में चर्चा हुई है, इन तीनों कानूनों से किसान को क्या नुकसान होने वाला है, मौजूदा कानून के हिसाब से हम उन किसानों को होने वाले नुकसान से कैसे बचा सकते हैं, हमारी सरकार किस प्रकार से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, इसका क्या व्यवस्था हो सकती है, इन तमाम बिंदुओं के ऊपर और कानूनी विशेषज्ञ हमारे एजी साहब से भी राय ली है, हमारे अधिकारियों से भी राय ली है, अन्य स्टेट्स में किस तरीके से इस कानून को लिया जा रहा है, वहाँ पर क्या उपाय किए जा रहे हैं, इनका भी अध्ययन करवाया जा रहा है और पूरी तरीके से तैयारी करने के बाद में कोई फैसला लिया जाएगा। बाईपास करने का तो कर ही दिया है, मतलब कानून जो टिकटें हैं 6 निकायों में डिक्लेयर कर देंगे और क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं नागर साहब के इलाके में दूदू विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ पर 8.5 करोड़ का जो बांध की मरम्मत के लिए जो पैसा स्वीकृत किया उसका शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है। एक उप जिला अस्पताल का शिलान्यास कार्यक्रम किया है और जनप्रतिनिधियों का, पंचायत राज से चुने हुए तमाम जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया है। तो मैं नागर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने इलाके के अंदर जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का सम्मान और विकास के कामों की आप गंगा बहाते हैं, जनता आपको इतनी पसंद करती है, तो निश्चित रूप से और लोगों को भी ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है। नगर निकाय के चुनाव 3 शहरों में हैं, जोधपुर, जयपुर और कोटा। वहाँ पर हमने एक कमेटी AICC के द्वारा फॉर्म कर दी गई है। वो कमेटी आज से अपना काम चालू कर चुकी है। AICC के 3-4 सेक्रेटरी आज जयपुर आ जाएंगे। तमाम जनप्रतिनिधियों से पूछा जाएगा, तमाम वहाँ के प्रमुख नेताओं से पूछा जाएगा, पहले से जीते हुए जो महापौर हैं या पार्षद हैं उनकी राय ली जाएगी। आवेदन लिए जा रहे हैं, पहले जिला कांग्रेस कमेटी ने ले लिए, हमने PCC से ऑनलाइन भी हम लोग आवेदन दे रहे हैं। सब लोगों से राय लेकर के ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जिनकी कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी है और जो जनता के सुख दुख में भागीदार बनकर के उनकी सेवा करना चाहते हैं और जीतने वाला उम्मीदवार है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनका चयन किया जाएगा और उसके बाद में चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो योगी जी को सरकार को बचाने में लग गई और मोदी जी के सरकार को बचाने में लग गई, या लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राजस्थान की सरकार को गिराने में व्यस्त है, या फिर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपने 3 साल बाद में जिसका कोई आधार नहीं है, जिसको वो काम होने वाला नहीं है मुख्यमंत्री का, वो मुख्यमंत्री का पद खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ जनता में प्रतिपक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, प्रतिपक्ष के दल की, कि वो जनता के मुद्दे उठाए, जनता की बात करे, उनकी समस्याओं को सरकार तक लाए और सरकार जो योजनाएं लाती है उसमें अगर कोई कमी खामी रहती है तो वो बताए। वो काम तो कर नहीं रहे हैं और हाथरस की घटना से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की सरकार और मोदी जी का चेहरा बचाने के लिए, उनकी विफलता को छुपाने के लिए सुबह से शाम एक ही काम में लगे रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में यहाँ राजस्थान में कोई ज़्यादा वजूद नहीं। टिकट की कोई डेडलाइन होगी? 2 दिन 3 दिन कब तक डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि उम्मीदवार बहुत सारे हैं इस बार? जैसा हर वर्ष होता है, हर चुनाव में होता है कि आखिरी सिंबल देने तक, चाहे एक साथ या टुकड़ों में, जैसा भी संभव होता है, पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी रणनीतियाँ होती हैं, उस रणनीति के तहत हम लोग देंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनता की सेवा करने वाले लोगों को हमारी पार्टी चयन करेगी और जनता उनको जिताएगी।
सर, आपकी पार्टी के दलित विधायक है बाबूलाल मेहरवा, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मंत्री उनके काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये कोर वोटर है, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, इनकी वजह से पार्टी। राजस्थान के लोकप्रिय किसान नेता आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, मंच पर विराजमान हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारीगण, उपखंड के हमारे उपखंड अधिकारी जी, हमारे पूर्व प्रधान जी, यहाँ की सरपंच बहन कैलाशी देवी जी, कुड़ियाला के सरपंच साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के भागी के अध्यक्ष अविनाश सिंह राजावत साहब, दूदू के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालाराम भडाना जी, यहाँ पधारे हुए नव निर्वाचित सभी हमारे सरपंच साहिबान, उप सरपंच साहिबान, हमारे वार्ड पंचगण, आप दूदू के लोगों ने, भागी के लोगों ने, इस विधानसभा के लोगों ने बहुत सपना पाल को जनादेश दिया है। एक बार आप सबका ताली बजाकर मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं राजस्थान में अभी नगर निगमों के चुनाव की घोषणा हो गई है। राजनीतिक पार्टियों का टिकट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मैं मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने व्यस्त होने के बावजूद भी उन्होंने कहा, मैंने कहा हमने इस कार्यक्रम दूदू के जनप्रतिनिधियों का रखा है, जिसमें 5 सरपंच, उप सरपंच, इन सबको बुलाया गया है। अभी निर्वाचित होकर आए हैं। दूदू की गरीब जनता ने, भागी की गरीब जनता ने, मोजमाबाद की गरीब जनता ने इनको जनादेश दिया है, इनको वोट दिया है, इनके प्रति बहुत उम्मीद करते हैं, इनसे बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए मंत्री महोदय, ये पंचायत राज के जनप्रतिनिधि है, कितना अच्छा होगा आप उनका स्वयं चलकर उनको बधाई देंगे, उनका अभिनंदन देंगे, करेंगे। मैं बहुत बहुत मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप यहाँ मुझे समय दिया, पधारे। आज जिस स्थान पर अपन एकत्रित हुए हैं, छापावाड़ा बांध, मंत्री महोदय, ये रियासत काल का बांध है, जयपुर जिले का दूसरा नंबर का बांध है। पहले नंबर छापा जमारामगढ़ का बांध है और जयपुर जिले में सबसे दूसरे नंबर का छापावाड़ा बांध है। मैं याद करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को। मैंने उनसे प्रार्थना करी, जब विधानसभा का बजट पेश कर रहे थे, बोला क्या चाहता है। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे यहाँ गरीब लोग हैं, खेती करते हैं, खेती पे निर्भर है, छापुरवाड़ा बांध है, मेरी जनता के लिए वरदान है। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, आप जो बजट पेश कर रहे हैं, ये जो छापुरवाड़ा में पानी आता है, इसकी सारे नहरें खुर्द-बुर्द हो गई हैं, पानी बांध में नहीं पहुंच पा रहा है। आप अपने बजट भाषण में छापुरवाड़ा बांध के लिए बहुत बड़ी राशि दें। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आपसे भी कहूंगा, ताली बजाकर एक बार उनका अभिनंदन करें कि उन्होंने 8.5 करोड़ रुपए, 8 करोड़ 51 लाख रुपए हमारे लिए जो ये जीवन दान है छापुरवाड़ा बांध, इसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी राशि विधानसभा में घोषणा करी अपने बजट भाषण में। और इसके बाद में वो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बजट भाषण के बाद में अभी माननीय डोटासरा जी ने जो चुनाव घोषणा पत्र इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव से पहले जो घोषणा जारी करी थी, और जो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो बजट में घोषणा करी थी, आज मुझे तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं अध्यक्ष महोदय। आपने बजट में घोषणा कराई मुख्यमंत्री जी से और आपने अमली जाना पहना दिया, टेंडर लगे, वर्क ऑर्डर हो गए और आज 8 करोड़ 51 लाख का आपके हाथों से, कर कमलों से आज शुभारंभ हो गया। धन्य आपकी सरकार को, आपके मुख्यमंत्री जी को, आप जैसे किसानों की वकालत करने वाले युवा नेताओं को, राजस्थान के किसान नेताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आपने ये हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। अभी छापावाड़ा पहुंचने से पहले दूदू में मंत्री महोदय ने
हमारा जो हॉस्पिटल है, मुझे बहुत खुशी होती है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको रास्ते में निवेदन कर रहा था, ये राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत है। पूरे राजस्थान में ऐसी एक भी ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ पे ब्लड बैंक हो, उप जिला अस्पताल हो। माननीय इन्हीं अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा करी दूदू की जनता के लिए, और आज उसका हमने लोकार्पण मंत्री महोदय से कराया है। जमीन का आवंटन हो गया है और जल्दी सरकार से भवन का पैसा मंजूर कराएंगे। आप कल्पना करो, दूदू जैसी पंचायत मुख्यालय पर 21 डॉक्टर बैठेंगे, 13-14 डॉक्टर लगा चुके हैं, 21 नर्सिंग स्टाफ बैठेगा, तो अभी 13-14 नर्सिंग स्टाफ लग गए। और तत्काल मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा करी, तत्काल उसकी स्वीकृति जारी कर दी। आज मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आज उस दूदू के जो CSC चल रही थी, उसी का आज जब उप जिला अस्पताल बजट आवंटन हो गया, स्टाफ आवंटन हो गया, तो आज उसका लोकार्पण मंत्री महोदय से कराया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने मंत्री महोदय को कहा, मंत्री महोदय, ये आपकी सरकार ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोरोना बचाव जन जागरण अभियान आपने अभी पूरे राजस्थान में शुरू किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री महोदय, आपकी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कोरोना में जो आपने संवेदनशीलता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री जी ने रात दिन मेहनत करके इस राजस्थान की जनता को बचाने के लिए जो आशा सहयोगियों ने अपनी मांगों को लेकर राजस्थान सरकार को सौंपा ज्ञापन। डब्लू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण से। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार को आशा सहयोगियों ने राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को दूदू पहुंचने पर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार का हर कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार का हर कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। सभी प्रकार के सर्वे, जिसमें महिलाओं और बच्चों के साथ ही कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सर्वे आदि शामिल हैं, लेकिन सरकार हमारा मानदेय बढ़ाने और स्थायी करने पर कोई विचार नहीं कर रही। हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी आशा सहयोगियों का मानदेय बढ़ाएं और सभी को स्थायी करें। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आपका शुभ नाम क्या है? गीता सैनी। कार्य जो है वो और आप यहाँ पे क्यों कॉलेज लगा है? हम सभी दूदू ब्लॉक की आशा वर्कर्स हैं। हमने 7 तारीख को कार्य बहिष्कार कर दिया है अपनी मांगों को लेकर। हम ये चाहते हैं कि हमें नियमित रूप से राज्य कर्मचारी बनाया जाए और हमें एक ही विभाग से जोड़ा जाए, मेडिकल डिपार्टमेंट से, और हमें ऑनलाइन काम करने हेतु मोबाइल का रिचार्ज व स्टेशनरी भत्ता दिलाया जाए। आप ज्ञापन देना चाहते हो सरकार को? हम हमारे मानदेय और राज्य कर्मचारी बनाने के नियम, स्थायी कर्मचारी बनने के लिए। मेरा नाम विनोद कंवर है, मैं PSC गागड़ू से आई हूँ और हमारी ये मांग है कि हमें स्थायी किया जाए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कार्यकर्ता और सहायिका का पेमेंट बढ़ाते हैं, हमारा कुछ नहीं करते, जबकि हम दोनों विभाग से काम कर रहे हैं और हर काम में हमारे को आगे रखा जाता है। चाहे कोरोना में हो, चाहे TB पेशेंट हो, चाहे किसी का सर्वे हो, हमें आगे किया जाता है। लेकिन हमारे को क्या बोलना चाहते हो? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे भी मानदेय बढ़ाया जाए और हमें भी स्थायी किया जाए। जैसे कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाते हैं, हमारे बढ़ाया जाए, हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए। हमें ये तकलीफ है कि हम सभी बहनें अपनी मांगों को लेकर मांगे पूरी करने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। कार्यक्रम की इसमें हम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए या फिर हमारे को स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए। निमंत्रित करता हूं कि वो भी आए। हमारे पर डे के 100 रुपए भी नहीं मिलते। क्या बोलना चाहते हो आप? सरकार को क्या बोलना चाहते हो? रघु शर्मा को क्या बोलना चाहते हो? हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे को स्थायी कर्मचारी घोषित करें।
और हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे को पर डे 100 रुपए भी नहीं मिलते हैं। जो मजदूर मजदूरी में जाता है उसको भी 450 रुपए मिलते हैं, लेकिन हमारे को 100 रुपए भी प्रतिदिन के नहीं मिलते हैं। इसलिए हम उन मंत्री साहब से यह संबोधन करना चाहते हैं कि हमारे को संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियंस ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन, मानदेय बढ़ाने के साथ स्थायी करने की मांग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार को दूदू पहुंचे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और दूदू विधायक बाबूलाल नागर का स्थानीय डिस्पेंसरी में स्वागत किया गया। इस दौरान संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियंस ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से तत्काल 1534 पदों की भर्ती पूर्ण कराने की मांग की। लैब टेक्नीशियंस ने बताया कि 6 से 7 हजार के मानदेय में पिछले 3 सालों से नौकरी कर रहे हैं, जबकि 2 अप्रैल 2018 को उनके दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें स्थायी करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में कोरोना काल के दौरान भी पूरी निष्ठा के साथ लैब टेक्नीशियंस अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द स्थायी किया जाए। हाँ जी, संविदा पे कार्यरत है सर, नहीं संविदा कर्मचारी। तकलीफ यही है सर, 2018 में चिकित्सा विभाग में प्रयोगशाला सहायक की भर्ती निकाली गई थी और 1534 पदों की भर्ती निकाली गई थी। उसके बाद हमारा जो भौतिक सत्यापन होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वो भी 2018 में पूरा हो चुका है 3 से 4 बार, और जोन वाइज भी करवाया जा चुका है। दस्तावेज सत्यापन एंड CMHO द्वारा भी कराया जा चुका है दस्तावेज सत्यापन, और जो MNIT विभाग के द्वारा की गई थी दस्तावेज सत्यापन, वो भी करवा दी गई है। लेकिन 2 साल पूरे हो चुके हैं, प्रयोगशाला सहायक की भर्ती अभी पूर्ण नहीं की गई है। तो हम चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी से अनुरोध करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी में 1534 पदों की भर्ती को पूर्ण कर हमारे परिवार और हमारे भविष्य को सुनिश्चित करें। आपका शुभ नाम क्या है? कमलेश कुमावत। कमलेश जी बताइए कौन सी पोस्ट में है? हम लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे है और हमसे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे काम करवाया जा रहा है, और हमें परमानेंट करने के लिए लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। सरकार हमें संविदा पे रख के पिछले कुछ सालों से हमारे से काम करवा रही है। अभी इस कोरोना काल में भी हम काम कर रहे हैं। पूरे जो रैंडम सैम्पलिंग, कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग, जो भी सैम्पलिंग होती है कोरोना की, वो सैम्पलिंग हम ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे को सैलरी 6 से 7 हजार रुपये मिल रही है। और नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक ने बांटे मास्क। जवाहर फाउंडेशन और पूर्वांचल जन चेतना समिति के साथ महात्मा गांधी जीवन दर्शन सोसाइटी ने दिया योगदान। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति अजमेर और जवाहर फाउंडेशन व पूर्वांचल जन चेतना समिति द्वारा मंगलवार शाम आगरा गेट सब्जी मंडी के बाहर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह, जिला प्रशासन के प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन और पुष्कर के पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल भायती के नेतृत्व में आमजन को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करते हुए मास्क वितरित किए गए। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा कि सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। जी सर, किस तरह का अभियान? देखिए, जैसा कि आपके सभी के संज्ञान में है कि राज्य सरकार की तरफ से जागरूकता के लिए सभी लोग मास्क लगाएं, इसके लिए प्रयास के रूप में हर डिपार्टमेंट जो है वो प्रयास कर रहा है, सभी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। आज उसी क्रम में हमारे
सामने आप देख सकते हैं जवाहर फाउंडेशन के द्वारा लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। और मैं सभी ऐसी संस्थाओं से आग्रह करना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो लोगों के पास जाएं, यथासंभव उनको मास्क का वितरण करें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि कोरोना अभी हमारे बीच कितने समय तक रहेगा इसके बारे में कोई भी व्यक्ति जानता नहीं है। एक ही रास्ता है कि हम लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें बार बार समझाएं कि मास्क ही आपका बचाव है। और इसमें हर तरह की संस्था, हर तरह के दल की भूमिका की आवश्यकता है। सभी लोग आगे बढ़ेंगे, सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तभी हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे, तभी ये मास्क लगाने का जो अभियान है उस अभियान को हम सफल कर पाएंगे और तभी लोगों को इस बीमारी से बचा पाएंगे। तो मैं आज जवाहर फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारे बायती साहब भी यहीं पर हैं। सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं अभियान की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। मैं बाकी सभी संस्थाओं से, NGO से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आएँ और इस अभियान में अपना सहयोग दें, ताकि हम लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर पाएँ और इस अभियान को सफल बना सकें। वहीं डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर राज्य के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए और बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए जन अभियान शुरू किया गया। लिहाजा सभी सामाजिक, धार्मिक व अन्य संस्थाओं को लोगों के बीच जाकर कोरोना संक्रमण से अपने आप को बचाने की जानकारी देते हुए मास्क लगाने की अपील की जा रही है। इस मौके पर जवाहर फाउंडेशन के शिव कुमार बंसल, अजय बंसल, सबा खान, सौरभ बजाड़ सहित टीम जवाहर फाउंडेशन और टीम महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सदस्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने एक कैंपेन चलाया है कि राजस्थान में कोई आदमी बिना मास्क के नहीं रहे, और इसके लिए उन्होंने सभी NGO से, सरकारी कर्मचारियों से, भामाशाहों से, अन्य संस्थाओं से रिक्वेस्ट करी थी। उसी के अंतर्गत आज जवाहर फाउंडेशन द्वारा आगरा गेट पर SP साहब की मौजूदगी में मास्क बांटे गए और हमारा ये लक्ष्य है कि हम अजमेर में अधिकतम लोगों तक मास्क पहुंचाएं और अजमेर एक ऐसा आदर्श शहर बने कि जिसमें कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं रहे। ये हमारा प्रयास है। इसके लिए मैं जवाहर फाउंडेशन को, इनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम इसी गति से मास्क बांटते रहेंगे। धन्यवाद। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत फाइनेंस कंपनी से धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 14 लाख रुपए का फाइनेंस कराकर ट्रोला खरीदने के बाद खुर्द-बुर्द करने के आरोप में पकड़ा गया आरोपी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि कुलदीप द्वारा थाने में एक प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें बताया गया कि ब्यावर सदर के रहने वाले टोडरमल ने 14 लाख रुपए फाइनेंस कराए और उससे एक ट्रोला खरीदा, लेकिन फाइनेंस की किस्तें जमा नहीं कराई और ट्रोले को भी खुर्द-बुर्द कर दिया। दर्ज प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज टोडरमल को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी जिसने ट्रोला खरीदा है उसकी तलाश की जा रही है। टोडरमल के विरुद्ध IPC की धारा 406, 420, 424, 120 और 121 के तहत आरोप पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। चोलामंडलम फाइनेंस के कुलदीप सिंह थे, जिन्होंने हमारे यहाँ प्रकरण दर्ज कराया था पूर्व में। उनका ये कहना था कि मेरे यहाँ से चोलामंडलम फाइनेंस से श्री टोडरमल ने फाइनेंस कराया था एक ट्रोला और करीब 14 लाख रुपए में, और उसके बाद किस्तें नहीं चुकाते हुए उस ट्रोले को उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया है, जिस पर हमने आज आरोपी टोडरमल को अरेस्ट किया है और इसके अतिरिक्त अन्य आरोपी की अभी तलाश है, जिसको शीघ्र ही हम गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेंगे। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और कितने लोग हैं साथ में? ये इसमें एक अन्य व्यक्ति और है जिसको इसने ट्रोला बेचा है, और इसमें 406, 421, 424, 120 भी IPC में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया? ब्यावर सदर का रहने वाला आरोपी है, जिसको हमने अरेस्ट किया।
क्लॉक टावर थाना पुलिस ने केसरगंज इलाके में अवैध हुक्का बार पर दी दबिश। हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार कर राजस्थान हुक्का बार निषेध अधिनियम में किया मुकदमा दर्ज। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के केसरगंज इलाके में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किए जाने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने दबिश दी तो मौके से हुक्का बार संचालक यश जैन को गिरफ्तार कर 11 हुक्के, मिट्टी की चिलम और विभिन्न तरह के फ्लेवर्स जब्त किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ राजस्थान धूम्रपान निषेध अधिनियम और राजस्थान हुक्का बार निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हॉल में इसने एक हुक्का बार संचालित कर रखा था, तो वहाँ पर मुखबिर की सूचना पे हमने दबिश देकर 11 हुक्के, उनके मिट्टी की चिलम और विभिन्न प्रकार के फ्लेवर वहाँ से जब्त किए हैं और इसमें यश जैन को गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ कार्रवाई हमने राजस्थान धूम्रपान निषेध अधिनियम एवं राजस्थान हुक्का बार निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। अवैध जुआ सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक सटोरिया गिरफ्तार। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने हजारीबाग रेलवे क्वार्टर के पास झाड़ियों में दिया कार्रवाई को अंजाम। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और दक्षिण उप अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध जुए सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्लॉक टावर थाना पुलिस की टीम ने हजारीबाग रेलवे क्वार्टर के पास झाड़ियों में जुए सट्टे की पर्चियां काट रहे अब्दुल सत्तार नाम के सटोरिये को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से काटी जा रही पर्चियां और 10,800 रुपए की नकदी भी जब्त की है। आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। श्रीमान एसपी साहब अजमेर, एडिशनल एसपी साहब सिटी अजमेर एवं श्रीमान सीओ साहब दक्षिण के निर्देशानुसार जुए सट्टे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आज हजारीबाग रेलवे क्वार्टरों के पास पीसांगन ब्लॉक से आई आशाओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। वेतनमान बढ़ाने और स्थायी करने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार को पीसागन ब्लॉक की आशाओं ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए बताया कि अब वह 2700 रुपए मासिक वेतनमान में काम नहीं करेंगी। जब तक वेतनमान नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि वह पूर्व में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दे चुकी हैं और आज भी ज्ञापन देकर आई हैं। इसके बाद कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। आशा संतोष राजौरिया ने बताया कि 15 साल से गाँव में आशाएं कार्यरत हैं। 1000 की आबादी पर एक आशा डिलीवरी, टीकाकरण, जच्चा बच्चा की देखभाल और किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का कार्य कर रही हैं, लेकिन उनके लिए सरकार क्यों नहीं सोचती। 2700 रुपए में आज खर्चा कैसे चलाया जा सकता है, यह चिकित्सा प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए। सराधना PSC से आई लक्ष्मी प्रजापति और आशा सहयोगियों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए आशा वर्कर्स का न्यूनतम वेतनमान 15,000 रुपए मासिक और आशा सहयोगियों का न्यूनतम वेतनमान 24,000 रुपए मासिक किया जाए। अन्यथा आंदोलन ही एक विकल्प बचा है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। हम यहाँ आए हैं जिला कलेक्टर को हम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे 2700 रुपये में कुछ नहीं होता है और हमारी मांगे पूरी की जाए और हमें राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। और हम 2700 रुपये के अंदर हम हमारा घर का खर्चा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है, हमारा खाना पीना है, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके पति मतलब किसी के विकलांग है, किसी के दिमाग से अपसेट है, तो वो बेचारी वो अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगी। काम को लेकर किस तरह की भूमिका रहती है आप लोगों की? काम को लेकर हमारी भूमिका तो ये, मेरी बात सुनो, देखो ऐसी है कि हमारे जैसे टीकाकरण है 0 से लेके जब तक 20 साल तक की जब लड़कियां हो जाती है, किशोरी बालिकाओं की मीटिंग लेते हैं, उनको भी हम स्वास्थ्य के प्रति उनका भी हम ध्यान रखते हैं और उनको सेवाएं देते हैं। और स्वास्थ्य के अलावा भी हम कई तरह की सेवाएं देते हैं। कोरोना महामारी में भी काम करा हमने बहुत काम करा और हमारा देख लो, ये खाने पीने तक का हमें पता नहीं था।
कि देख लो भले हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं घर पे, उन्होंने खाया या ना नहीं खाया, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमने हमारे बच्चों की साइड भी हमने ध्यान नहीं दिया। अगर हमारे बच्चे भी बीमार हैं ना तो भी हमने बस हमारी ड्यूटी निभाई है। रात को 12 बजे भी अगर बोल देते हैं कि वो बाहर से आया है, वो उस देश से आया है और आपको ना जो उसका वो करना है, हाँ 14 दिन तक क्वारंटाइन करना है, तो हम उसी टाइम बिल्कुल जाते थे। और मैं खुद गई हूँ, रात को 10:30 बजे गई हूँ। किस संदर्भ में आज आप यहाँ कलेक्टेड? हम हमारी मांगे पूरी करने के लिए यहाँ आए हैं कि हम हमारी ये मांगे हैं कि हमें 2 विभाग से जोड़ा गया है, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक विभाग किया जाए। और रही बात हमारा मानदेय, तो 2700 रुपये हमारा मानदेय है। तो ये आप बताइए कि हमारे 2700 रुपये में होता क्या है? आज एक लेडी 2700 रुपये में अपना घर चला लेती है क्या? इसीलिए हम यही चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमारा मानदेय और हमें राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, और हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, और हमें एक विभाग में किया जाए, एक विभाग में जोड़ा जाए। ये हमारी मांगे है। हम जिला कलेक्टर से मिलने आए और हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए कि हमारी मांगे आगे से आगे पहुंचाए, मंत्री तक हमारी मांगे पहुंचाए। वो हम यही चाहते हैं कि हम धरना नहीं करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी अभी कितनी उनको आवश्यकता है अभी कोविड-19 की, तो हमें हाथ जोड़ के उनसे यही विनती है कि हम उनको ये ज्ञापन सौंपे, वो आगे जाके मुख्यमंत्री तक आगे और जाके हमारा ज्ञापन दे, हमारी मांगे उनके सामने रखे। अगर आपकी हम लोगों का समस्या का हल नहीं होता है तो फिर क्या देगा? फिर हमारी यदि मांगे पूरी नहीं होगी, 28 तारीख तक हम उनको देते हैं कि 28 तारीख तक हमारी मांगी पूरी नहीं हुई तो फिर 28 के बाद में फिर जो भी आंदोलन करेंगे स्वयं जिम्मेदार ये लोग होंगे। इतना कम मानदेय भत्ता आप लोगों को मिलता है, किस तरह की परेशानी का सामना उठाना पड़ता है? अभी जो कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है, घर घर भी जाना पड़ता है? बिल्कुल, हम घर घर जाके, हमने आज कोरोना में हमारी ड्यूटी निभाई है सब जाके, और आज हम सबकी आज दोनों विभाग को हम दोनों काम करते हैं। पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। कोरोना महामारी के चलते घाटों पर दिखी रंगत फीकी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। धार्मिक नगरी पुष्कर में मंगलवार को पुरुषोत्तम यानी अधिक मास की एकादशी पर श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी। जहां कोरोना महामारी से पहले पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान के लिए हजारों का सैलाब उमड़ता था, आज उसमें भारी कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण सरोवर के घाटों की रंगत फीकी हो गई है। अधिक मास स्नान का समापन अमावस्या के मौके पर होने वाले स्नान के साथ होगा। अधिक मास के दौरान पुष्कर सरोवर में स्नान कर दान करने का विशेष महत्व है। सरोवर में स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बीच शुरू हुआ और देर शाम तक चला। पुरोहितों के अनुसार अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस एक माह को लेकर ऐसी मान्यता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से कई गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालुजन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। वहीं कोरोना के खौफ के कारण जगतपिता ब्रह्मा मंदिर सहित सभी देवालयों और मुख्य बाजारों में पहले की तरह यात्रियों की भीड़ भी नजर नहीं आ रही। आज अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का पर्व है और 3 वर्ष के अंदर एक बार अधिक मास आता है। पुरुषोत्तम मास का अपने शास्त्रों में अधिक वर्णन है। सामान्य तौर पर भी एकादशी का अपना अलग महत्व है, लेकिन वो पुरुषोत्तम मास की एकादशी होने से इसका कोटि गुना ज़्यादा महत्व है। वैसे भी पुष्कर तीर्थ में दान पुण्य करने का अपना महत्व होता है, लेकिन अधिक मास में किसी भी दिन आकर के और स्नान दान यज्ञ पूजन वगैरह पितरों का तर्पण वगैरह करते हैं, उसका कोटि कोटि गुना फल मिलता है। लेकिन और आज एकादशी होने के लिए होने के मात्र से अधिक फल प्राप्ति के लिए लोग बाग आए हैं, लेकिन कोरोना काल चलते हुए बहुत कम संख्या में यात्री आए हैं।
और यात्री आए हैं और अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिर भी उनके हृदय के अंदर श्रद्धा भाव है तो कोरोना पर आस्था भी भारी पड़ी है। लेकिन जितनी संख्या में यात्री आने चाहिए उतनी संख्या में नहीं आए, लेकिन फिर भी उन स्नान किया, जप किया और भगवान का तर्पण किया, हवन किया और पितरों को जलदान दिया और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की और पितरों की मोक्ष की कामना की। सरोवर आए एकादशी के उपलक्ष्य में, अधिक माह का जो महीना चल रहा है उसमें एकादशी का जो दिन है वो बहुत ही लाभदायक है। इसमें हमने सरोवर में आके स्नान किया है, अपने जो पितृपक्ष को इनको याद किया है, पूजा अर्चना करवाई है और यहाँ के मंदिरों के दर्शन किए हैं, ब्रह्मा मंदिर में जाके आए हैं। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। पुरुषोत्तम मास जो अभी चल रहा है, जो कि ये 3 साल में एक बार आता है, इसे स्वयं भगवान विष्णु ने इस मास को बनाया था। इस मास की बड़ी महिमा है। जिस तरह हम कार्तिक बैसाख जो महीना आता है उसी तरह ये जो 3 साल में एक बार आता है, इसका नाम पुरुषोत्तम मास, हमारी राजस्थानी में इसको ईदक मास बोलते हैं। उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास की जो आज एकादशी है कृष्ण पक्ष की, इसी के आज 4 दिन बाद अमावस्या आएगी जब ये पुरुषोत्तम मास शेष हो जाएगा। आज एकादशी को श्रद्धालु लोग आए तो हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए बड़े कम श्रद्धालु आए हैं। इस पुरुषोत्तम मास का बड़ा भारी पुराणों में लेख है कि इस पुरुषोत्तम मास में स्नान करना चाहिए, तीर्थों में अपने घर पे 31 दिन भजन पाठ करना चाहिए, 31 दिन का 31 तरह के दान करने चाहिए। उसी प्रकार हमारे राजस्थानी में मारवाड़ियों में अपने या ना 31 को मालपुए दिए जाते हैं, मीठा दान किया जाता है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम महीने की बड़ी महिमा है। उसी प्रकार आज पुष्कर सरोवर में कोरोना को देखते हुए, पुरुषोत्तम मास को देखते हुए एकादशी को जो श्रद्धालु आने चाहिए वो आ नहीं चुके हैं। श्रद्धालु आए हैं लेकिन थोड़ी तादाद में आए हैं, जैसे आज हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं पुरुषोत्तम मास की एकादशी के स्नान के लिए। आज एकादशी का बड़ा भारी महत्व है। महाराजा अग्रसेन की जयंती पर अग्रवाल समाज द्वारा किए जा रहे हैं सेवा कार्य। सीता गौशाला में गायों का पूजन कर की गई गौ सेवा, दान में दी गई गाय। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls, admissions open, BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management, now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer। 17 अक्टूबर को अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा श्री अग्रसेन जी की 5144वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल समाज अजमेर की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अग्रवाल समाज द्वारा मंगलवार सुबह श्री सीता गौशाला आशागंज अजमेर में गौ पूजन और गौ माताओं को चारा, गुड़, बाटा, कुट्टी आदि अर्पण कर गौ सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि 17 अक्टूबर को कुल प्रवर्तक महाराजा श्री अग्रसेन जयंती का आयोजन होगा। इससे पूर्व पूरे सप्ताह भर अग्रवाल समाज द्वारा विभिन्न सेवा कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते इस साल अधिकतर कार्यक्रम ऑनलाइन और वर्चुअल माध्यम से ही आयोजित किए जा रहे हैं। वृहद स्तर पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। आज सीता गौशाला में रामगोपाल प्रेम प्रकाश लकड़ी वालों की ओर से 2 गायों का दान दिया गया। वहीं सुरेश चंद मंगल की ओर से 1 गाय दान दी गई। जिस वक्त अग्रवाल समाज के भामाशाह गायों की सेवा कर उन्हें चुनरी ओढ़ाकर पूजन कर रहे थे, तभी गौ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए अग्रवाल समाज के भामाशाह को उठाकर पटक दिया। ये सारा घटनाक्रम वहां मौजूद हॉरिजन हिंद के कैमरामैन नरेश गौड़ के कैमरे में कैद हो गया। इस घटना के बाद घायल हुए अग्रवाल समाज के भामाशाह को अस्पताल पहुंचाया गया। क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? अग्रवाल समाज अजमेर द्वारा आज श्री सीता गौशाला अजमेर में गौ पूजन और गौ सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 17 अक्टूबर को अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा श्री अग्रसेन जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में अजमेर की विभिन्न गौशालाओं में अलग अलग अग्रवाल संस्थाओं द्वारा ये गौ सेवा का कार्यक्रम किया गया और इसी कड़ी में अग्रवाल समाज अजमेर द्वारा श्री सीता गौशाला में गौ पूजन और गौ सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत हमने गौ माता की पूजा करके हरा चारा रिस्के का 1 टेम्पू और उसके अलावा 1 कट्टा गुड़ और कुट्टी, बाटा और सब्जियां आदि की सेवा करके गौ माता की सेवा की और यह हमारा कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। शैलेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज अजमेर। मंगल, सचिव सीता गौशाला। आज हमारे यहाँ गौशाला के अंदर रामगोपाल प्रेम प्रकाश लकड़ी वालों की तरफ से 2 गाय दान की है 70,000 रुपये की। एक मेरी श्रीमती जी ने गौशाला में दान करी है 25,000 रुपये की, वो भी आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपका नाम? सुरेश चंद मंगल।
वहीं अग्रसेन जयंती महोत्सव के मौके पर मंगलवार को केसरगंज में अग्रवंशन संस्थान की ओर से गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। श्री अग्रसेन समारोह समिति के संयोजक सतीश बंसल ने बताया कि 10 से 18 अक्टूबर तक जयंती महोत्सव के अंतर्गत ऑनलाइन और वर्चुअल माध्यम से विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। 17 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती के अवसर पर महाराजा अग्रसेन स्कूल में अग्रसेन जी के मंदिर में आरती का कार्यक्रम रखा गया है। महाराज की 5144वीं जयंती के अवसर पर अजमेर में 10 अक्टूबर से लेकर और 18 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन विभिन्न कार्यक्रमों में आज 13 अक्टूबर को पूरे अग्रवाल समाज अजमेर की तरफ से विभिन्न गौशालाएं, जितनी भी गौशाला अजमेर में, उन सब में चारा, कुट्टी, गुड़, लापसी का वितरण गायों को किया गया। इसके साथ ही अभी यहाँ केसरगंज में अग्रवंशन संस्थान की महिला शाखा, युवा शाखा द्वारा एक खाना बांटने का कार्यक्रम किया, जो जरूरतमंदों को यहाँ पर भोजन बांटा जा रहा है। इस बड़ा कार्यक्रम हमारा जो है 17 अक्टूबर को जो मुख्य जयंती का कार्यक्रम है, जिस दिन हमारे भगवान अग्रसेन जी का जन्म हुआ था, उस जन्म जयंती के अवसर पर अग्रवाल स्कूल में जो महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर है उसके अंदर आरती रखेंगे। क्योंकि ये कोविड के कारण इस बार कोई बड़ा आयोजन नहीं करके हम ऑनलाइन सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। आरती हम करेंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करेंगे। आपका नाम और? सतीश बंसल, संयोजक श्री अग्रसेन जयंती समारोह समिति। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।